चैप्टर 98 दिव्या झरने के पास। अब आगे ऋत्विक ने ये देख लिया था कि विशाल उसे ही कह रहा है। वो उसकी बात अच्छे से समझ भी रहा था। सबने खाना खाया, रूम में चले गए। रात के 12 बजे एक गाड़ी बिल्ला के पास आकर रुकी। सिया बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान अलग ही दिख रही थी। रूही के न रहते वो बिजनेस पहले भी संभालती थी, पर अब जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई थी। वो घर के अंदर चली गई। सिया जाकर सोफे पर बैठ गई। पूरे जगह शांति फैली हुई थी। एक मेड जिसका नाम लीना था, वो सिया के लिए पानी ले आई। थैंक यू, आप अभी तक सोई नहीं? सिया ने पानी ले कहा। हाँ, आपका ही वेट कर रही थी। खाना लगा दूं? लीना ने पूछा। नहीं दीदी, भूख नहीं, आप जाइए, सो जाइए, मैं भी रूम में जा रही हूँ, सिया ने कहा। सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सिया ऊपर रूम में आई, फ्रेश होकर बेड पर बैठ गई। थकान की वजह से उसका पूरा शरीर दुख रहा था। वो बेड पर लेटने को हुई। गेट पर नॉक हुआ। इतनी रात को कौन आया? सिया ने घड़ी में टाइम देखा, कहा। सिया ने गेट खोला। अपने सामने ऋत्विक को खड़ा देख वो चौंक गई। जी मिस्टर सिंघानिया जी, कुछ काम था? सिया ने अपने आप को संभालते कहा। ऋत्विक का उसका मिस्टर सिंघानिया बोलना अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने सिया से कहा, नीचे आकर खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। सिया ने पहले तो अजीब ढंग से ऋत्विक को देखा। ये इसको क्या हुआ? इन्हें कब से मेरी इतनी फिक्र हो रही है? मैंने पूछा नहीं, बोला नहीं, नीचे आओ, ऋत्विक ने कहा और नीचे चला गया। सिया उसका आर्डर सुन बना ली, वो भी नीचे आ गई। ऋत्विक किचन में खाना गर्म कर रहा था। उसने अपर्ण पहना हुआ था, सब्जी को गर्म कर रहा था। मिस्टर सिंघानिया, आप रहने दो, मैं कर लूंगी, या तो लीना दीदी वो कर देंगी, आप जाइए, रेस्ट कीजिए, सिया ने उसे देख कहा। ऋत्विक उसके बोलने पर सिया के करीब आ गया। सिया उसे करीब आते देख थूक घुटक लिया। ऋत्विक सिया उसके करीब आता देख कुछ बोलने वाला था। ऋत्विक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सुसु, ऋत्विक ने उसके होठों पर उंगली रख कहा। सिया चुप हो जाओ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने रहे थे। दोनों की आंखें में जबरदस्त थे, पर क्या थे पता नहीं, दोनों को ही नहीं पता था क्या था। ऋत्विक धीरे धीरे सिया के करीब आने लगा। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही कुछ स्मेल सी आई, वो जैसे होश में आ गई। उसके आंखें खोली और ऋत्विक को दूर किया। ऋत्विक उसके धक्के से पीछे हो गया। सिया जल्दी से गैस के पास आई जहां सब्जी जल रही थी। सिया ने गैस स्टोव बंद कर दिया। ऋत्विक के पास आ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैं कुछ और बना देता हूँ, ऋत्विक ने कहा। नहीं, मैं बना लूंगा, सिया ने कहा। वो पेन निकलने लगा। ऋत्विक ने पेन लेकर, मैं बना देता हूँ, तुम बैठो। सिया शांति से जाकर वही चेयर पर बैठ गई और ऋत्विक काम करता देखने लगी। किचन अप्रण पहना वो किचन ग्रीक गोद की तरह दिख रहा था, एकदम मस्त। सिया उसे बैठी बैठी ताड़ रही थी। ऐसे में उसे देख ऋत्विक ने थोड़ी नजर से सिया को देख रहा था। सिया हड़बड़ा वो गई, वो इधर देखने लगी। ऋत्विक उसकी हरकतों पर हंस दिया। थोड़ी देर में ऋत्विक ने दूल्हन बना लिया था और वो बहुत अच्छे दिख रहे थे। ऋत्विक ने अच्छे से प्लेट के सर्व कर लिया के सामने पेश कर दिया। सिया ने एक नज़र ऋत्विक को देखा और नूडल को चम्मच से लेकर खाने लगी। कैसा लगा? ऋत्विक ने पूछा। सिया ने कहा, हाँ, मैं सर हिला दिया। सच में उसने नूडल बहुत टेस्टी बनाई थी। सिया ने ऋत्विक को देखा, पूछा, आपको खाना बनाना आता है? हाँ, आर्यन फैमिली के सारे लड़कों को खाना बनाना आता है, पता है। मैं अब अभय जो तो बड़ी छुट्टी मिलती है, अब लोग किचन में नई नई डिश बनाते थे, ऋत्विक ने एक्साइटेड होते हुए कहा। फिर उसे रियलाइज हुआ, छोड़ो, खाना खाओ और रूम में सो जाओ, ऋत्विक ने कहा और रूम में चला गया। सिया भी उसकी बात सुन देखने लगी। दूर से दोनों को कोई बहुत देर से देख रहा था। अच्छी ड्यूटी निभा रहे हो, विशाल ने अपने मन ही मन कहा। जिम्मेदारी मत समझना, उसे बहुत कुछ झेला है उसने, अब उसे दुखी नहीं देखना चाहता। एक ही जिंदगी
नहीं संवार पाया उसकी ही संवार दूं। विशाल ने अपने गेट से कहा। रूही को याद करने लगा। उसे समझाना होगा कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। विशाल ने कहा। रूम में चला गया। प्रिया अपने रूम में बैठी हुई थी। आसमा उसके गले लगे सो रही थी। कहने को तो आसमा फिर प्रिया से 5 मिनट बड़ी थी। हरकतें सारी छोटी ही थी और प्रिया उतनी ही समझदार थी। प्रिया मन ही मन नियम के बारे में सोच रही थी। कैसे फेस करूं उसे। वो पहले तो मुझे देखता तक नहीं था और अब उसे मेरी सच्चाई पता होने के बाद तो दोस्ती भी तोड़ दिएगा। अच्छा है मैं उसे फेस नहीं न करूं। यहाँ से दूर जाना बेहतर है। अपने फास्ट से कर रहूंगी पर भाई जाने ही नहीं देंगे। रूही दी भी नहीं मेरे पास। कैसे अपने दिल का हाल बताऊं। कल जाकर ही मैं आर्यन इंडस्ट्री से रिजाइन दे दूंगा। जाना ही पड़ेगा। कहीं और देख लूंगी या भाई की कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। वैसे भी विशाल भाई कब से बोल रहे थे ज्वाइन करने को। प्रिया अपने मन ही मन सोचती हुई सो गई। दूसरी तरफ दीपक जी की हालत पर कोई भी सुधार नहीं हुआ था। वो अब भी वैसे ही थे। अभय अपने किंग किंगडम बिल्ला में बैठा हुआ था। पूरा हाल बिखरा हुआ था। कहीं फाइल पड़ी, कहीं फाइल के पेज, कहीं दारू के बोतल। अभय भी सोफे के बीच बैठा हुआ था। उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। अभी भी एक हाथ में शराब की बोतल थी, दूसरे हाथ में रूही की फोटो। बीबी आई लव यू। अभय ने अपनी शराबी नजरों से रूही की फोटो देख रही थी। बहुत प्यार करता था तुमसे। आओ मुझे गले लगा लो। बेचैन हूँ कहाँ था न जब बेचैन होता हूँ। बस तुम आकर गले लगा लो मेरी सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। अभय ने कहा। फोटो को सीने से लगा लिया। दूर खड़ा कार्तिक जैक ये सब देख रहा था। उन्हें अभय के बुरा भी लग रहा था पर वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। कार्तिक को तो खुद शौक था। जब उसे रूही का फोन आया था वो उसकी सच्चाई सुन शौक हो गई थी। वो अभय को बताना चाहता था पर रूही ने मना कर दिया था। अगर उसने अभय को बताया तो उसके पापा का हत्या करने वाले का नाम नहीं बताएगी। कार्तिक ने कुछ नहीं बोला। उसे तो पता था नहीं था आर्यन बिल्ला में इतना बड़ा हंगामा हो गया है। अभय खड़ा हुआ। जैक कार्तिक में ने जाकर पकड़ लिया। दूर रहो तुम दोनों। मैं अपनी रूही के साथ रूम में जा रहा हूँ। परेशान मत करना। अभय ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा और इधर उधर चलता हूँ। सोफा में भी वही लेट गया। कार्तिक जैक ने उसे आराम से रूम में जाकर सुला दिया। हमें भाभी को ढूंढना होगा जैक ने कहा। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। कार्तिक ने कहा रूही कोई ऐसी सीधी सीधी लड़की नहीं है जो एक रो एजेंट है। उसे अच्छे से पता है खुद को जैसे छुपाना है। वो इस वक्त कहाँ है किसी को नहीं था। वो पूरी कोशिश करेंगी कि हमें कुछ पता चल जाए। भाभी के साथ जो हुआ उसे सुनकर कोई भी लड़की अपने ससुराल न आए। जाके जैक ने कहा हमें रूही को ढूंढना होगा। वही है जो सबकी खुशियों की चाबी बन सकती है। कार्तिक ने कहा शायद उनके कोई भाई बहन को पता हो भाभी कहाँ है। जैक ने कहा। कार्तिक ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ दिव्या अपनी गाड़ी चलाते एक जगह आकर रुकी। वो बाहर निकलकर चलने लगी। वो एक झरने के पास आकर खड़ी हो गई। उसने नीचे झांक कर देखा जहां से कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस झरने की आवाज आ रही थी। पानी बड़ी जोर से नीचे गिर रहा था। दिव्या जब अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तब वो झरना देखकर डर गई थी पर आज वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। बिल्कुल सीधे देख रही थी। उसके आंखों में आंसू नीचे गिर रहे थे। मैं बहुत बुरी हूँ। सब मेरे कारण हुआ है। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। भाई भाभी की लाइफ, देवेश नीति, पापा मम्मा के बीच लड़ाई, पापा की हालत, दादा दादी की भी चल गए। मैं ही इन सब की जिम्मेदार हूँ। मैं आज खुद को खत्म ही कर लेती हूँ। सक्षम भी अब मुझसे बात नहीं करता। दिव्या ने रोते हुए कहा। वो झरने के पास आगे बढ़ने लगी। उसने नीचे झांक कर देखा तो कूदने को हुई। उसे एक फ्लैश लाइट देखने लगी तो डायरेक्ट उसके चेहरे पर पड़ी। वो रुक गई, पीछे पलट कर देखने लगी। यह लड़की
क्या क्या कर रही हो? एक आदमी वहां आया जिसने फॉरेस्ट गार्ड के कपड़े पहने थे। दिव्या रुक कर उसे देखने लगी। मरने आई हूँ, यहाँ पर अच्छे घर की लग रही हो, इतनी बड़ी गाड़ी है, फॉरेस्ट गार्ड ने कहा। दिव्या चुप ही रही। बेटा, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। क्या पता अगले जन्म में तुम्हें जन्म ही न लेने दे। इस जन्म तुम्हें जो मिलना है वो अगले जन्म न मिले। फॉरेस्ट गार्ड ने दिव्या को समझाते हुए कहा, जब इंसान सब चीज से हार जाता है तो उसे सिर्फ यही रास्ता नजर आता है। दिव्या ने कहा, मरना ही एक रास्ता नहीं है, सॉल्यूशन का अगर कुछ है तो अपने घर वालों को बताओ, शायद वो आपकी मदद कर सकें। फॉरेस्ट गार्ड ने कहा, जो मदद करती हो ही नहीं मेरे पास, मैंने खुद से उन्हें दूर कर दिया। दिव्या ने ये बोला, रोने लगी। रोते रोते वो वहीं नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। फॉरेस्ट गार्ड ने जल्दी से दिव्या को देखा। बेहोश दिव्या को गोद में उठाकर अपने टेंट में ले गया, जहां पर और भी बहुत सारे लोग थे। ये लड़की कौन है? दूसरे फॉरेस्ट गार्ड ने कहा। ये लड़की यहाँ मरने आई थी, फॉरेस्ट गार्ड ने कहा। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, कहीं प्यार ने धोखा खाकर मर जाते हैं, कहीं बाप ने कुछ बोल दिया तो उससे मर जाते हैं, इन्हें जिंदगी की फिक्र नहीं। दूसरे फॉरेस्ट गार्ड ने कहा, इन्हें कहाँ जिंदगी की समझ आ गई? अरे उनसे पूछो जो गार्ड अपने गार्ड बॉर्डर पर दिन रात खड़े रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने माँ बाप को छोड़कर, बीवी बच्चे को छोड़कर कितने जान गंवा देते हैं। फॉरेस्ट गार्ड ने कहा, किसी को फोन किया? वो बेहोश हो गई है। फॉरेस्ट गार्ड ने फोन पर कहा, वहां से कुछ बोला गया? हाँ, वो यहाँ मरने आई थी, हमने उसे बचा लिया। फॉरेस्ट गार्ड ने कहा, वहां से कुछ बोलना? ठीक है, हम उसे घर छोड़ देंगे। फॉरेस्ट ने कहा, फोन रख दिया। इसे डॉक्टर को चेक कराओ और हाँ, अच्छे से देख रेख करना इसी बच्ची की। फॉरेस्ट गार्ड ने सबसे कहा। आगे पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। चैप्टर 99। रूही एक टापू में, किसको पता अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग दिव्या की जब नींद खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। उसके पास वो गार्ड भी बैठा था। तुम उठ गई? फॉरेस्ट गार्ड ने कहा। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। बेटा, इतनी सी बात पर मरने नहीं जाते, इतने जल्दी हार नहीं जाते, कोशिश करो, भगवान जरूर सफल करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड ने कहा। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर में वो घर निकल गई। हेलो, वो घर के लिए निकल गई। फॉरेस्ट गार्ड ने उसी को फोन कर कहा, वहां से कुछ बोला गया। फोन रख दिया। दूसरी तरफ अभय की नींद खुली तो वो उठा। उसका सर फटा जा रहा था। कार्तिक उसके लिए एक गिलास नींबू पानी लाकर सामने कर दिया। अभय ने बिना देखे उसे पी लिया। कुछ पता चला? अभय ने। कार्तिक ने न में सिर हिला दिया। अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली। रूही को याद करने लगा, फिर उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। कितने दिनों बाद वो ऑफिस आया था। जब से रूही गई थी वो अधिकतर शराब के नशे में रूही को याद करता, दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। वो अपने केबिन में अपनी चेयर में बैठ गया। उसके सामने जैक खड़ा था। कुछ पता चला? अभय ने जैक से पूछा। जैक ने न में सिर हिला दिया तो कहा, कहाँ गई, कहाँ जा सकती है? अभय ने पेपर बेट उठाकर दीवार पर मार कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वो चाहिए, कहीं भी वो पता करो, चाहे आसमान धरती आसमान एक कर दो, पर वो चाहिए मुझे। अभय ने जैक से कहा, वो मेरी जिंदगी है। अभय ने कांच की दीवार पर दोनों हाथ रख कहा, जिंदगी थी तो विश्वास क्यों नहीं किया? एक बार सुन लेते उनकी बात तो शायद वो यही होती। गेट खुला। उसके खुलते ही ये आवाज आई। अभय ने पीछे पलट कर देखा, जहां पर प्रिया खड़ी थी उसके पीछे नियम था। प्रिया तो यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आई थी। अभय प्रिया को देख बोला, तुम कोई काम था? हाँ, ये रिजेक्शन लेटर है, आप साइन कर दो, मुझे अब इस कंपनी में जॉब नहीं करनी। प्रिया ने कहा। टेबल पर लेटर रख दिया। तुम्हें पहले से पता था रूही कौन है, फिर क्यों नहीं बताया मुझे? अभय ने प्रिया को देखा, पूछा। प्रिया अभय को देख बोली, जब प्यार होता है तो पहले विश्वास होता है और मुझे सही नहीं लगा बताना तो नहीं बताया।
प्रिया ने कहा, कैसे बात कर रही हो तुम भाई से। नियम ने प्रिया को डांटते हुए कहा, क्यों बुरा लग रहा है इनकी आवाज़ से। मेरी बहन कहा, नहीं पता मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है, तुम सब बहुत अच्छे से मानते हो। प्रिया ने नियम और जय, कार्तिक, अभय को देख कहा, देखो प्रिया, हम जानते हैं गलती हुई है, पर साथ मिलकर रूही को ढूंढते हैं। कार्तिक ने कहा, क्यों फिर से और कुछ रच गया है सुनाने को। प्रिया ने अभय को एक नज़र देखा, कहा, उसका फोन बजने लगा। कॉलर आईडी पर राजवीर भाई शो कर रहा था। मैं आती हूँ, प्रिया ने फोन पर कहा। फोन रख दिया। इसमें साइन कर दीजिए, मुझे जाना है, प्रिया ने कहा। अभय ने पेपर पर साइन कर दिया। प्रिया वहां से चली गई। नियम कांच की दीवार से नीचे देखने लगा, जहां पर प्रिया राजवीर और के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी। ये देखकर उसकी मुट्ठी कसकर गई। कार्तिक ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों, क्या हो गया, कार्तिक ने पूछा। कुछ नहीं भाई। नियम कहाँ, और अभय के पास आ गया। दूसरी तरफ एक जगह से ये जगह समुद्र के बीच में और एक आइलैंड था। यहाँ पर एक छोटा सा टापू था जो पूरे पेड़ पौधे से भरा हुआ पड़ा था। उस जंगल के बीच में एक लड़की का घर बना हुआ था जो देखने में बहुत सुंदर था, किसी सपने की दुनिया जैसा। एक हॉल, किचन, बाथरूम, रूम की खिड़की सामने समुद्र, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। वहीं खड़ी धूप खिड़ी हुई थी। समुद्र के किनारे एक लड़की बहुत बेढंग से लेटी हुई थी, उस जैसे पता ही नहीं था पूरे शरीर में रेत लग चुका है। वो आराम से लेटी आंखें बंद की हुई थी। यहाँ और कब तक रहने का विचार है, पीछे से एक लड़का आते हुए बोला। उसकी ही उम्र था। जब दिल न लगे कहीं तो यही जगह काम आती है, अच्छी है न, लड़की ने कहा। दिल लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। कब तक यहाँ सब से छुपकर रहना चाहोगी, विचार है। लड़का लड़की के पास आकर बैठ गया। छुपने छुपाई और बचपन में अच्छी लगती है, अब तो लोगों से दूर जाना अच्छा लगता है, लड़की ने कहा। तू और तेरी बातें मुझे पता है, कल दिव्या अपने आप को खत्म करने पहुंची थी, लड़के ने कहा। उसकी बात सुन लड़की जल्दी से बैठ गई। उस लड़के को देखने लगी तो वो, अच्छा हुआ तेरे पीछे लगाए गार्ड ने देख लिया और मुझे इन्फॉर्म कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता, लड़के ने कहा। लड़की लड़के को बात सुन सोचने लगी, सच्चा ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, वो तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। दिव्या रोज सक्षम के ऑफिस जाती है पर वो उसे नहीं मिलता, लड़के ने कहा। लड़की फिर लेट गई आंख बंद कर। क्या सोच रही हो तुम, क्या करना है, लड़के ने कहा। कुछ नहीं रह गया है भाई, अब करने को बस यही जिंदगी रह गई है, लड़की ने कहा। रूही बच्चा, तुम कब तक ऐसे फास्ट से बाहर निकलो और सब अपनी लाइफ जियो, लड़के ने कहा। जी हाँ, ये रूही है, वो अपने खरीदे हुए टापू में है, किसी को पता तो नहीं मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे मिलने आए हो, रूही ने कहा। नहीं, किसी को नहीं पता, विशाल ने कहा, पर मैं चाहता हूँ तू अब घर चल, तेरी जरूरत है, विशाल ने कहा। किसे मेरी जरूरत है भाई, रूही ने कहा। विशाल उसे देखने लगा। कब लेने आऊं तुझे, विशाल ने अपनी जगह खड़े होकर कहा। मैं खुद आऊंगी, अब आयस वापस आएगी, सुना सुना अच्छा नहीं लगेगा, रूही ने कहा। विशाल ने न में सिर हिला दिया, अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। साला सबकी लाइफ संवारते संवारते रह गई मेरी आंधी जिंदगी में, कब खुद के लिए जी लूं, रूही ने अपने जगह खड़े होकर कहा। वो अपनी लड़की के घर पर चली गई। अभय आर्यन बिल्ला आया, बहुत दिनों बाद वो आर्यन बिल्ला आया था। दीपक जी को देखकर वो रूम में चला गया। अभय खाना खा ले, ज्योति जी ने कहा। मुझे भूख नहीं है, अभय ने कहा। रूम में चला गया। ज्योति जी बस जाता अभय को देख रही थी। अभय रूम में आया। पूरे रूम में रूही की तस्वीर लगी हुई थी, कहीं भी जगह नहीं था जहां पर रूही की तस्वीर न लगी हो। अभय एक तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसमें वो दोनों कितने खूबसूरत लग रहे थे। एक करवा चौथ वाले दिन की फोटो थी। बीबी बहुत जल्द तुम
फिर इसी रूम में होगी, देखना, ये मेरा वादा है खुद से। तुम कितना छुप लो पर मेरी नजरों से बच नहीं पाओगी। अभय ने तस्वीर को जुनून से छू कर कहा। तस्वीर पर रूही को एक किस कर लिया। आई लव यू अभय ने कहा। वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया, सामने दिव्या खड़ी देखी। क्या हुआ, अभय ने पूछा। दिव्या जाकर बाहर के गले लग गई और रोने लगी। भाई, मुझे भाभी की याद आ रही है, प्लीज मुझे वापस ले आइए, दिव्या ने रोते हुए कहा। आई प्रॉमिस दिव्या, तुम्हारी भाभी फिर से हम सबके साथ होंगी। अभय ने दिव्या के सर पर हाथ फेर कहा। देवेश कहाँ? अभय ने पूछा। वो नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। नीति ने हॉस्पिटल आना छोड़ दिया, दिव्या ने कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा। दिव्या के सर पर हाथ फेर कहा। खाना खाया तूने? दिव्या ने न में सिर हिला दिया। मैं यही खाना मंगवाता हूँ, साथ में खाते हैं, अभय ने कहा। फोन कर खाना मंगवा दिया। दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और रूम में चले गए। अभय बालकनी में वही चेयर पे बैठ गया, आसमान देखने लगा। कहीं कहा सही कहा था उसने, तुझे देखने में अकेलापन महसूस नहीं होता। अभय ने चांद को देख कहा, है तू बहुत खूबसूरत, पर मेरे चांद से ज्यादा नहीं, मुझमें भी तेरा चांद ही मुझे दिख रहा है। अभय ने चांद को देख रूही को याद कर रहा था। बहुत देर तक वो यही सोच रहा था। चांद को देखता रहा, कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। वो वहीं बैठा बैठा सो गया। यहाँ पर टापू पर रूही भी वही लड़की के बने घर पर खिड़की से चांद को देख रही थी। उसके जेहन में वो बातें चल रही थी जो उस दिन सबने कही थी। दूसरी तरफ कार्तिक किसी का बहुत देर से वेट कर रहा था, कहीं पर बार बार अपने हाथ की घड़ी को देख रहा था। रात के 9 बज रहे थे। वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे अब किसी का इंतजार करते करते थक गया था। उसने पहली बार किसी का इंतजार किया था। उसे अब गुस्सा आने लगा। किसकी इतनी मजाल हो गई कि उसे वेट कराए। किसी ने आकर पूछे, कंधे पर हाथ रख दिया। कार्तिक ने पलट कर देखा, एक लड़की खड़ी थी जिसने मुंह बांधा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी जो कि उसे घूर रही थी। कार्तिक तो उसे देख डर गया। अपने दिल पर हाथ रख कहा, तुम मुझे यहाँ डराने आई हो क्या? माफिया की राइट हैंड मिस्टर राका को भी डर लगता है क्या? जो भी आप कितने को मार चुकी हो? लड़की ने थोड़ी स्माइल कर कहा। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा था, पर कार्तिक ने अच्छे से देख लिया था उसकी चील जैसी आंखें। यहाँ इतनी जोर जोर से मत बोलना, लेन देन पड़े जाएगा, कार्तिक ने कहा। उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, लड़की ने कहा। किडनैप नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें, कार्तिक ने कहा। कोई भरोसा, क्या पता अपने माफिया के पास ले जाकर मुझे मरवा दो, लड़की ने कहा। कितना बोलती हो तुम? कार्तिक ने लड़की को देख रहा था। ये मैं ज्यादा बोलती? ठीक है, मैं ज्यादा जा रही हूँ, लड़की ने कहा और जाने लगी। रुको रुको, सॉरी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। यह तो यहाँ पर नहीं, कार में चलते हैं, कार्तिक ने कहा। लड़की ने कार्तिक को ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, देखने में शरीफ लगते हो, ठीक है चलती हूँ। आओ आओ मैडम, मैं शरीफ ही हूँ, कभी भी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, कार्तिक ने कहा और जाने लगा। लड़की उसे घूरने लगी और कहा, अच्छा नहीं लगाया, माफिया किंग की साथ रहते हो और लड़कियों को नहीं छुआ, इंटरेस्टिंग। मेरा किंग, मेरे किंग के दिल में सिर्फ एक लड़की है और मेरे दिल में वो आई नहीं, समझ आई बात? अगर बार बार तुमने सवाल किए तो यहीं तुम्हें गोली मारकर गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कार्तिक ने अपनी भारी आवाज में कहा। इस लड़की से उसको कुछ काम था जरूर, इसलिए झेल रहा था, वरना तो कब का इसे फेंक देता। इस लड़की की कब से बकबक कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। आगे सुनते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए।